नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का मॉडल सेट नंबर साइंस का 2 लेके आया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले वीडियो में मैंने क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11, 12 सभी का वीडियो जो मॉडल सेट के द्वारा जारी किया गया है वो सभी मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए और पल पल से जुड़े हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो भी होता है आप लोग के लायक मैं हमेशा अपडेट करते रहता हूँ। तो आप लोग चैनल में बने रहिए, हमेशा अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। स्वचालित वाहनों में देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए स्वचालित पहला क्वेश्चन है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जिनके द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? अर्थात फ्रेंड्स किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है उसे बोलते हैं ऑडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है फ्रेंड्स? ऑडोमीटर इसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड रहता, अगर दूरी के जहाँ पे अगर स्पीड रहता फ्रेंड्स, अगर स्पीड रहता ना तो उसे मापता है स्पीडोमीटर। क्लियर है? स्पीड को मापता है स्पीडोमीटर और दूरी को मापता है ऑडोमीटर। और थर्मामीटर जो होता है ना वह किसी भी तापमान को मापता है, अर्थात टेम्परेचर को मापने वाले यूनिट को बोलते हैं थर्मामीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्या लिख रहा? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सड़क पर कार की गति। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखिए एक एग्जाम्पल ये आप लोग देख सकते हैं एक स्क्वायर बनाया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इस एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। देखिए पॉइंट यहाँ से जो चल रहा है ये सरल रेखीय गति है, ये भी सरल रेखीय गति है, ये भी सरल रेखीय गति है, ये भी सरल रेखीय गति है। लेकिन फाइनली तौर पे अगर यहाँ से यहाँ पे पूरा जाए तो एक वृत्तीय गति के रूप में आ जाएगा। तो ये जो आप लोग को मैं बनाया हूँ ना ये सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति दोनों है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स, एक सरल रेखीय गति का उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा सड़क पर कार की गति। अर्थात फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और देखिए ऑप्शन से मैं कुछ खेल देता हूं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ सन रहता है, इसके चारों ओर आपका सूर्य गमन करते रहता है। तो ये जो गमन करते रहता है ना तो उस प्रकार की गति को बोलेंगे हम लोग वृत्तीय गति, क्योंकि गोल घूमते रहता है ना, वृत्ताकार। और सरल लोलक गति भी देखिए इस टाइप से होता है, इसे भी हम वृत्तीय गति ही बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। निश्चित दिशा बोल रहा, तो ध्यान दीजिएगा निश्चित दिशा जब भी बोलेगा और इकाई सेकंड में तो इसका जो राइट आंसर होगा वेग। क्या होगा फ्रेंड्स? वेग होगा। अर्थात फ्रेंड्स देखिए दूरी बाय यहाँ पे देखिए निश्चित दिशा, अगर दिशा फिक्स रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे वेग। और वेग का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो न्यूनतम जो दूरी होता है उसे ही हम लोग कहते हैं। तो इसमें हमेशा डायरेक्शन जो होता है फिक्स होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? वेग। अब वेग का जो फार्मूला होता है देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। देखिए वेग का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स विस्थापन बाय समय होता है, विस्थापन बाय समय होता है। अब विस्थापन को हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस भी कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब विस्थापन कैसे मतलब होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्या रहा है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आपका आ गया वेग का ऐसे मात्रक, और यही ऐसा ही मात्रक होता है चाल का भी, बशर्ते उसमें निश्चित दिशा नहीं होती है। अब वेग को हम लोग सदिश राशि भी कहेंगे क्योंकि इसमें दिशा फिक्स होती है। क्लियर फ्रेंड? अब देखिए ऐसा ही मात्रक बताता हूँ, चाल का ऐसा ही मात्रक, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, और विस्थापन और दूरी दोनों का होता है मीटर, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो फ्रेंड्स एक समान गति, देखिए मान लीजिए कि त्वरण जो होता है ना, देखिए त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो देखिए त्वरण मैं निकाल रहा हूँ, मान लीजिए एक समान गति, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ v भी 5 है, u भी 5 है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी मान लेता हूँ 2। तो देखिए 5 में 5 कितना गया? 0। तो यानी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 0। एक समान गति की अवस्था में जो त्वरण होता हुआ शून्य होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल। संवेग आगे इसका आंसर जानिए। संवेग एक सदिश राशि है। अब देखिए संवेग को हम लोग p से डिनोटेट करते हैं, और ये होता है ना द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज संवेग, या फिर मोमेंटम इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए मैं इसका ऐसा यूनिट निकालता हूँ। देखिए मास का सबसे पहले होता है फ्रेंड्स केजी,
और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। अर्थात फ्रेंड्स संवेग का जो एसआई मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। और संवेग एक सदिश राशि है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन का विरोध, तो परिवर्तन का जो विरोध कहती है उसे हम लोग बोलते हैं जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि जो फ्रेंड्स जो परिवर्तन में जो विरोध करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जड़त्व। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया कहते हैं। और जो मास होता है ना वह जड़त्व पर निर्भर करता है, द्रव्यमान जड़त्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, इससे पहले मैं बताया था। तो संवेग का ऐसे मात्रक होगा फ्रेंड्स केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला था, देखिए संवेग सबसे पहले पी होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास का ऐसे मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को बताया था केजी होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, अर्थात केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और एक सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है। देखिए फ्रेंड्स क्या लिख रहा है, 6 kg और 34 kg है। तो किसका जड़त्व अधिक होगा, देखिए हमें मैं बताता हूँ। ए का कितना द्रव्यमान 6 kg है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। अब बी का कितना लिख रहा है 34 kg है। तो देखिए जो जड़त्व जो होता है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो इसका 6 इसका 34 है, यानी ज़्यादा बी हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी। बी का जड़त्व ए से अधिक है, क्योंकि यह 34 है, ये 6 है। कितना अधिक है, 28 kg अधिक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जड़त्व जो होता है वह मास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, न्यूटन का कौन सा गति नियम गति का वास्तविक नियम है। तो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में 3 गति का नियम दिया था, जिसमें फ्रेंड्स न्यूटन का दूसरा गति नियम जो होता है वह वास्तविक नियम होता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने F बराबर ma, अर्थात गति का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और इसी में आपका न्यूटन का प्रथम गति नियम और दूसरा, अर्थात देखिए न्यूटन का प्रथम, इससे बल का ही परिभाषा मिलता है। और थर्ड लॉ यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी मिलता है। तो फ्रेंड्स न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं वास्तविक गति का नियम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या होता है। देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक बोला ना, तो कुछ नहीं करना। देखिए मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए त्वरण क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक्सलेशन जो ए होता था तो उसी प्रकार को हम लोग बोलते हैं जी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि देखिए ये कोई वस्तु अगर देखिए ऊपर से बिना, देखिए मान ली कोई वस्तु है ऊपर से मैं नीचे गिराया हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये इधर जो एक्सलेट होता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ऐसे हम लोग छोटा जी से डिनोटेड करते हैं। और जो एक्सलेशन का ऐसे मात्रक होता है वही इसका भी होगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मान बढ़ता घटता भी है। ठीक है। यानी कि इसका मान ऊपर जाने पर और नीचे आने पर घटता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में इसका मान 0 होता है, भूमध्य रेखा पर महत्तम होता है, यानी अधिकतम होता है। ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और जी का जो मेनली जो मान होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगी। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, यह बल के कारण होते हैं। कौन सा बल के कारण होते हैं, तो देखिए क्या लिखा है पृथ्वी सूर्य के। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सन लिया हूँ फ्रेंड्स। अब इसके चारों ओर कौन गति लगाएगा, अर्थात सूरज। तो देखिए इसके चारों चक्कर लगा रहा पृथ्वी, तो ये जो चक्कर लगाता है ना इसमें एक बल लगता है, उस बल को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को और भी बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अब वैसे अगर नहीं रहता तो इससे हम लोग एक अभिकेंद्र बल होता, अर्थात ये अपने केंद्र की ओर जो बल लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र भी बल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना सबसे कमजोर बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो नियम है न्यूटन ने दिया था 1665 में दिया था, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल जो होता है ना यह पानी में लगता है। पानी अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर ढकेल रहा तो वह उत्प्लावन बल होता है, और नीचे की ओर लग रहा तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जी का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं ऑप्शन नंबर सी बता रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम चाहते हैं आप लोग को सिद्ध करें ताकि आप लोग को पता चले कैसे आता है। तो हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़े हैं, जी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ये होता है, देखिएगा सबसे पहले जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बाय
यहाँ पे होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है m इंटू एम होता है, या फिर डबल m ले सकते हैं, ये होता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे मैं निकालने सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। और दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, डबल था ना ये। और देखिए मास का क्या होता है, केजी, तो यहाँ पे डबल था तो केजी स्क्वायर ले दिया हूँ, तो यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका हेनरी कैवेंडिश ने निकाल के बताया था, जो कि आपका हाइड्रोजन का खोज करता थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसका वैल्यू हमेशा स्थिरांक होता है, ये हमेशा यही होता है, यानी कहीं बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दूरी को आधी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, किस पर बदलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, दूरी बोलन हम लोग जानते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है फ्रेंड, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो देखिए आधी कर रहे हैं तो देखिएगा थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाए तो अलग बात है। देखिए एफ है ये इन्वर्सली, क्या आधी करें तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो आप लोगों को मैथमेटिकली पता होगा। देखिए ये मान ली बराबर लेता हूँ, ये 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो कितना होगा 4, और ऊपर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी, अर्थात 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। तो देखिए द्रव्यमान जो होता है उसका सभी जगह पे मान एक समान होता है। द्रव्यमान का मान कभी भी बढ़ता घटता नहीं है, ये कांस्टेंट होता है, यानी सब जगह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास, इसका ऐसे मात्रक होता है केजी। यह इनर्शिया पर डिपेंड करता है। इतना चीज़ आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये अगर आप लोग इस चित्र को देख रहे हैं ना, तो देखिए गैपिंग है, संपीड़न ज़्यादा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ठोस। क्या कहेंगे दोस्त, ठोस कहेंगे। क्लियर है। अब आप लोग बताएंगे जितने तत्व है उसमें, ठीक है, चल पता लगता है। तो देखिए आप लोग देखते होंगे अगरबत्ती का गंध हमेशा आपको दूर से ही पता चल जाती है। तो इसके जो पता जो होता है ना, इसके पीछे जो रीजन होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि राइट इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन। ठीक है, इसी की वजह से जिसमें दो, अर्थात फ्रेंड्स ये लिख रहा है आपका सॉलिड टू डायरेक्टली,
सेल्सियस जो बराबर होता है वह 273 केल्विन का होता है, ऑप्शन नंबर। ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जो सेल्सियस का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, इस सेल्सियस है। केल्विन का जो होता है 273 से लेकर 373 केल्विन के बीच में होता है। और फ़ारेनहाइट की अगर बात किया जाए तो फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितना से कितना के बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक नंबर भी होता है जिसका वैल्यू 0 से डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की ध्यान दीजिएगा, में कौन से बिंदु करता है। तो देखिए तो नंबर होगा 8। ऑक्सीजन जो होता है का खोज किसने किया था, तो याद कीजिएगा प्रिस्टले और सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, प्रिस्टले और सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुपरमाणुक है। तो चतुपरमाणुक तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या लिखा है, NH3। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर कुछ है तो एक है, यहाँ पे 3 है तो तीनों एक जोड़ी कितना आ गया 4। फिर से देखिए नाइट्रोजन की संख्या कुछ है तो एक था। देखिए मैं अलग यूज करता हूँ पेन, देखिएगा नाइट्रोजन से कुछ है तो यहाँ एक है, इसमें कितना दिया 3, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 4। क्लियर है। मान लीजिए कि कुछ नहीं करना, 36 ग्राम है ना। अब देखिए 36 को हम लोग, देखिए जल को हम लोग तोड़ते हैं कितना था 18 था इसका मॉलिक्यूलर मास, तो निकाल दीजिए कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी ए है ना, यानी कि ए आ गया 2 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए 5 मोल बोला ना, तो नाइट्रोजन अर्थात देखिए N2 होता है तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7 दूनी 14 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 14 को मैं इससे गुना करता हूँ तो 14 पची कितना होता है 70, तो इसका आंसर हो गया 70 ग्राम। ये फंस चुका था। अगर नाइट्रोजन होता तो
नाइट्रोजन गैस क्या था, बिजली घर किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका का आत्महत्या की थैली। निम्नलिखित किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये देखिए डीएनए होते हैं, डीएनए का जो आकार होता है डबल हेलिक्स होते हैं, देखिए डबल हेलिक्स होते हैं। और यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका जो होता है ATC ट्रिपल बॉन्ड G होते हैं। एडिमिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोगों को मैं बताया था लाइसोसोम को आत्महत्या कोशिका का उदाहरण दीजिए। देखिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें आपका केंद्रक नहीं होता, यानी कि खत्म होता, उसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया, अर्थात जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, की रचना क्या कहलाती है। तो देखिए अस्थि और मांसपेशी को जो जोड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं टंडन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टंडन। इसे आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में हमेशा आएगा टंडन। मैं एक ट्रिक देता हूँ, देखिएगा। एक देखिए, एक होता है अस्थि, तो अस्थि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन। और मांसपेशी को बोलते हैं मसल। तो देखिए MBT याद कीजिएगा, M से मसल, बोन को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं, टेंडर, टंडर, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स बोलेगा बोन प्लस बोन, तो बोन प्लस बोन को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं लिगामेंट। इसे भी आप लोग याद कर देखिए, तो बोन प्लस बोन लिगामेंट हो गया। और MBT, ठीक है, याद रखिएगा। पैरेन्काइमा किसमें, जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। तो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर ए होगा, सी होगा। तो देखिए जो पौधे की जो लंबाई बढ़ती है ना, वह विभाज्योतक से होती है, और अस्थाई होते हैं स्थाई के कारण। इसका नेक्स्ट, इसका भी राइट आंसर होगा एपिडर्मल कोशिका की बनी होती है, एपिडर्मल कोशिका की बनी होती है, ठीक है। वैसे तो मुख के अंदर चपटी एपिथेलियम उत्तक होती है, लेकिन आंसर ए होगा। देखिए मैं बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन उसे कहते हैं जिसमें आपका विभाजन होने के बाद आधा आधा होते हैं, ठीक है। और समसूत्री में पूरे के पूरे होते हैं। तो याद है कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो होते हैं समसूत्री विभाजन होते हैं। तो समसूत्री विभाजन जब होते हैं ना, जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया, आँख हो गया, हाथ हो गया, हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स में आपका समसूत्री विभाजन होता है, एक्सेप्ट सेक्सुअल। अगर सेक्सुअल चीज़ होता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। लेकिन बॉडी में नाक का निर्माण होता है, हाथ का निर्माण होता है, बॉडी के किसी पार्ट्स का निर्माण होता है ना, तो वहाँ पे समसूत्री होता है, एक्सेप्ट
सेक्सुअल, तो सेक्सुअल में होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और क्या, अमीबा में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूटन का कौन सा गति नियम गति का वास्तविक नियम, ये आप लोग को होमवर्क के हिस्से आप लोग फिर से बताइएगा। न्यूटन का कौन सा गति नियम गति का वास्तविक नियम है, इसका ऑप्शन नंबर करके लिखिएगा, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया था कि आवर्त सारणी में जो ठोस, द्रव और गैस की संख्या कितना, वो भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि पल पल से जानकारी के लिए आप लोग के साथ मैं बना हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।